हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं अपने चैनल आईजी के फ्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज फिर हम ANC 01 का एक नया वीडियो लाए हैं। इससे पहले हम एक पार्ट 1 बना चुके हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, पहला प्रश्न, शालापूर्व बच्चों को आहार नियोजन देते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, शालापूर्व बच्चे को आहार नियोजन देते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उस पर चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। आइए इसका आंसर देखते हैं। शालापूर्व बच्चों को समुचित आहार देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि इस उम्र के बच्चों पर माता पिता उनके दोस्तों के खान-पान तथा टीवी आदि पर खाद्य पदार्थों से संबंधित विज्ञापन बच्चों के खाने की आदतों पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। इस अवस्था के बच्चों की रुचियों अभिरुचियों का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यह वह अवस्था होती है जब बच्चों में खाने की अच्छी आदतें बनती है। शालापूर्व बच्चों के लिए आहार नियोजन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला देखिए, सर्वप्रथम आहार नियोजन करते समय यह देखना पड़ेगा कि आहार नियोजन किसके लिए किया जा रहा है। फिर यह देखना होगा कि बच्चा किस आयु वर्ग का है, 1 से 3 वर्ष या 4 से 6 वर्ष का। फिर उसका आय वर्ग क्या है और वह किस क्षेत्र का निवासी है। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर ही शालापूर्व बच्चों के लिए आहार नियोजन बनाया जा सकता है। देखिए, दूसरा क्या ध्यान में रखना है। शालापूर्व बच्चे की वृद्धि तथा विकास के लिए ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, वसा, लौह तत्व तथा विटामिन ए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अतः आहार नियोजन के लिए इन सारे पोषक तत्वों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। तीसरा देखिए, क्या रखना चाहिए। शालापूर्व बच्चों के आहार में तीनों खाद्य वर्गों में से कम एक खाद्य पदार्थ को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट। शालापूर्व बच्चों का आहार नियोजित करते समय हमें हमेशा नियमित आहार पद्धति को अपनाना जरूरी होता है। अतः बच्चे को आहार कम मात्रा में परंतु अधिक बार थोड़े थोड़े समय के अंतराल में देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो बच्चा है ज़्यादा पचा नहीं पाता है, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा कई बार देना चाहिए, 4-5 बार दिन में देना चाहिए। ये उल्लेखनीय है कि आहार पद्धति का चयन शालापूर्व बच्चे की आयु पर निर्भर करता है। एक दिन में 3 मुख्य आहार के अतिरिक्त 2 या 3 आहार देना फायदेमंद सिद्ध होता है। आइए पाँचवां देखते हैं। यहाँ बच्चों का आहार बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आहार से औसतन 300 से 400 कैलोरी बच्चों को मिलनी चाहिए, परंतु इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को दिए जाने वाले व्यंजन का भी भार अधिक ना हो। देखिए, छठा पॉइंट, आहार नियोजन के क्रम में शालापूर्व बच्चों की रुचि तथा अभिरुचियों का भी ख्याल रखना चाहिए। आइए सातवां पॉइंट देखते हैं। उस बात का भी ध्यान रहे कि खाना ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंड हो, बल्कि खाना हल्का गर्म होना चाहिए। आठवां पॉइंट देखते हैं। इस बात को भी देखा गया है कि बच्चे स्वाद के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं, अतः उनके आहार में मंद गंध वाले खाद्य पदार्थों को ही सम्मिलित करना चाहिए। वे बहुत तीव्र गंध वाले खाद्य पदार्थ पसंद नहीं करते हैं। आइए 9वां पॉइंट देखते हैं। यहाँ 8 लिखा गया है, ये 9 होगा पॉइंट। ठीक है, इस अवस्था वाले बच्चों को पर्याप्त तथा तृप्त प्रदान करने वाला आहार देना चाहिए। देखिए, शालापूर्व बच्चे के लिए निम्नलिखित अल्प आहार प्रयोग में लाने चाहिए, जैसे गेहूँ, बेसन की लोइयाँ अर्थात दोनों से बने लड्डू, पकोड़े, पालक मटर,
चने से बनी टिक्की, अंडे से तैयार सैंडविच, पालक मूंगफली से तैयार बर्फ़ी, साबूदाने मूंगफली से तैयार बड़ा, वेजिटेबल कटलेट आदि। ये सभी उस अवस्था के बच्चों के लिए आकर्षक और स्वास्थ्यवर्धक तथा स्वादिष्ट अल्पाहार होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किशोर बच्चे का आहार नियोजन करते समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ठीक है, किशोरावस्था में जो बच्चा होता है उसका आहार नियोजन करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। किशोर के लिए आहार नियोजन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे हम जानते हैं किशोरावस्था जो होता है 13 से 18 वर्ष का आयु का जो बच्चा होता है वो किशोरावस्था कहलाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इस संदर्भ में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नियोजन किसके लिए किया जा रहा है। किशोर 13 से 15 वर्ष का है या 16 से 18 वर्ष के वर्ग में आता है। किशोरावस्था जो है 2 वर्गों में बांटा गया है, एक 13 से 15, एक 16 से 18 वर्ष का आयु का। फिर हमें यह देखना होगा कि किशोर लड़का है या लड़की, वह किस आयु वर्ग का है, वह कहाँ का रहने वाला है तथा उसकी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। इन सारी बातों की जानकारी के साथ किशोर के लिए आहार नियोजन करते समय हमें यह पूरा ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक आहार में प्रत्येक खाद्य वर्ग के पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए। इनके आहार में ऊर्जा तथा प्रोटीन के अच्छे स्रोतों का सम्मिलित करना चाहिए। इनके आहार में प्रोटीन की किस्म को उन्नत बनाने के लिए अनाज तथा दालों का मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। अनाज में जो है दाल मिलाकर उन्नत उसको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है इसमें। किशोर के लिए आहार नियोजन में पशुजन्य प्रोटीन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था के बच्चों के लिए काफ़ी मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके अतिरिक्त इनके भोजन में कैल्शियम तथा लौह तत्व के अच्छे स्रोत को अवश्य शामिल करना चाहिए। लौह तत्व से हेमोग्लोबिन बनता है जो काफ़ी ज़रूरी होता है। किशोरावस्था में लैंगिक विकास की प्रक्रिया में प्रारंभिक एवं गौण लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना महत्वपूर्ण है। बच्चों की अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता तथा उसके खाने की क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए यह बेहतर रहता है कि भोजन की आवृत्ति बढ़ाई जाए तथा सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच के समय में तथा चाय के समय पौष्टिक अल्पाहार दिया जाए, जैसे ब्रेड, आमलेट, पकौड़े, कॉफ़ी, हलवा, डोसा, इडली, मीठे बिस्किट, चाय आदि। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि लोकप्रिय एवं स्वीकार्य व्यंजनों में बदलाव लाकर उन्हें अधिक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। स्कूलगामी एवं कॉलेज जाने वाले किशोरों के लिए पौष्टिक पैक्ड लंच अवश्य है। किशोरों को अच्छी एवं स्वास्थ्यप्रद भोजन संबंधित आदतें अपनानी चाहिए, क्योंकि गलत आदतें आगे चलकर दिल की बीमारी एवं मोटापे का कारण बन सकती है। अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ दैनिक मात्रा में किशोरों को सम्मिलित करना चाहिए। साथ ही तरल पदार्थ तथा सोडियम एवं पोटासियम जैसे खनिज भी पर्याप्त मात्रा में किशोरों को लेना चाहिए। हम एक चार्ट देते हैं, ठीक है। इस चार्ट में किशोरावस्था को 2 भागों में जो बांटा गया है और 2 भागों में बांटा है जिसमें लड़की और लड़का दोनों है, वो देखते हैं। देखिए, पोषक तत्व लड़के 13 से 15 वर्ष का, 13 से 15 वर्ष लड़कियाँ, 16 से 18 वर्ष लड़के, 16 से 18 वर्ष लड़कियाँ। देखिए इसमें ऊर्जा का कितना ज़रूरत पड़ता है। 13 से 15 वर्ष का 2450 कैलोरी, 13 से 15 वर्ष का 2060, 16 से 18 वर्ष का 2640, 16 से 18 वर्ष का 2060। देखिए इसको आप बारी बारी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देख लें अच्छे से, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ में कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना लिंक टेलीग्राम का दे देंगे। आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ सकते हैं, या वहां पे टेलीग्राम में जाके सर्च करिए IGK फ्री क्लास, वहां पे आएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। खाद्य बजट किसको कहते हैं? खाद्य बजट बनाने की प्रक्रिया तथा खाद्य बजट को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करिए। देखिए अभी तक जो है क्वेश्चन है इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का विश्लेषण हम विस्तार पूर्वक से करेंगे, ठीक है। आपको ये 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 10 नंबर में नहीं तो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। सिर्फ यही पूछ सकता है खाद्य बजट किसको कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, मगर इसमें हम सभी चीज़ का बारी बारी से विश्लेषण करेंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, बजट बनाना। बजट बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी कला है जिस पर संपूर्ण घर का मैनेजमेंट टिका होता है। मैनेजमेंट का हिंदी होता है प्रबंध। जैसे बजट होगा, मतलब जैसा बजट होगा घर परिवार की व्यवस्था भी वैसी ही होगी। प्रत्येक परिवार में बजट बनाने के पश्चात ही कार्यों का संपादन किया जाता है। साधारणतः आय व्यय के ब्यौरे को ही हम बजट कहते हैं, परंतु यहाँ इसकी परिभाषा हम घर या परिवार के संदर्भ में दे रहे हैं। बजट परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध धन का व्यय करने की लिखित योजना को बजट कहते हैं। इस परिभाषा को समझने के लिए हमें आय और व्यय के शाब्दिक अर्थ को समझना होगा। देखिए आय और व्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। देखिए पहला, आय एक निश्चित अवधि में परिवार नगद या माल के रूप में जो अर्जित करता है उसे आय कहते हैं। व्यय मतलब खर्च, आय मतलब इनकम। व्यय से अभिप्राय उस धनराशि से है जो आवश्यक वस्तुओं को खरीदने और सेवाएं प्राप्त करने के लिए देते हैं। देखिए बजट बनाने की प्रक्रिया। बजट बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी आवश्यकताओं की सूची बनानी चाहिए जिन पर हमें धन खर्च करना पड़ेगा। फिर आवश्यकताओं के अनुसार उस क्रमबद्ध करना चाहिए, परंतु यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अपने बजट में भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा का उच्च प्राथमिकता दें। बजट बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक मद पर संभावित व्यय कितने लगेंगे। इस मद्देनज़र रखते हुए बजट बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। इसके पश्चात यह देखें कि हमारे पास कितनी राशि उपलब्ध है। फिर विभिन्न मदों पर अनुमानित आय के हिसाब से सबसे अनिवार्य व्यय ज्ञात करना चाहिए। इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अनुमानित आय और प्रस्तावित बजट में संतुलन होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बजट आय व्यय के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्ण पारिवारिक बजट में 3 मौलिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। रोटी अर्थात आहार, कपड़ा और मकान। खाद्य बजट को प्रभावित करने वाले कारक। अपने पारिवारिक धन की मात्रा से सावधानीपूर्वक आहार पर व्यय की योजना बनाना खाद्य बजट कहलाता है। खाद्य बजट पर होने वाले धन को निर्धारित करने से में बहुत से कारक प्रभावित करते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला कारक देखते हैं, पारिवारिक आय। खाद्य बजट को प्रभावित करने वाले कारकों में पारिवारिक आय एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जीवित रहने और काम करने के लिए न्यूनतम भोजन की मात्रा का सेवन करना जरूरी है। इसलिए भोजन पर खर्च होने का प्रतिशत आय कम होने के साथ साथ बढ़ता जाता है।
वह न्यूनतम मात्रा तो आय के साथ नहीं बढ़ती, इसलिए जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर आय का कम प्रतिशत खर्च करते हैं। जहाँ तक हमारे देश का प्रश्न है, यहाँ निम्न आय वर्ग के लोग आय का अधिक प्रतिशत भोजन पर व्यय करते हैं, जबकि उच्च वर्ग के लोग भोजन पर कम प्रतिशत व्यय करते हैं। फिर भी अमीर व्यक्ति भोजन पर अधिक पैसे खर्च करते हैं। दूसरा देखते हैं पॉइंट, पारिवारिक आय। परिवार का आय। खाद्य बजट बनाने में परिवार का आकार भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह तो स्पष्ट है कि परिवार के सदस्यों की संख्या की बढ़ोतरी के साथ साथ परिवार के भोजन पर व्यय भी बढ़ जाता है। तथापि जैसे जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ती है, प्रति व्यक्ति भोजन पर खर्च घटता है। यदि बड़े समूह के लिए भोजन बनाया जा रहा हो तो प्रति व्यक्ति मूल्य उतना ही कम हो जाता है जितना छोटे समूह के लिए भोजन बनाना जा रहा हो। प्रति व्यक्ति मूल्य उतना ही बढ़ता जाता है चाहे व्यंजन सूची दोनों स्थितियों में एक ही हो। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, खाद्य पदार्थों की वर्तमान मूल्य दर। उल्लेखनीय है कि बाजार में खाद्य पदार्थों के मूल्य का बजट पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि दाम कम है तो आहार पर व्यय भी कम होता है, और जब मूल्य बढ़ जाते हैं तो भोजन पर व्यय भी बढ़ जाता है। अतः आहार बजट बनाते समय हमें खाद्य पदार्थों की मौजूदा दरों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं, घरेलू उत्पादन और खाद्य संसाधन के अवसर। कुछ खाद्य पदार्थों को यदि घर पर उगाया जाए तो यह भोजन पर होने वाले व्यय को कम कर सकता है। इतना ही नहीं, यदि कुछ सामग्रियां जैसे अचार, पापड़, टमाटर की सॉस आदि बनाया जाए तो इससे धन की बचत के साथ साथ भोजन की कोटि को भी बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।